हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संख्या एकेडमी। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज को, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। और इंडियन पॉलिटी में हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था? हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और फंडामेंटल राइट्स में अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, जो कि थे हमारे आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 में कवर होते हैं। अब हमें सीधा पढ़ना है आर्टिकल नंबर 32, जो कि बात करता है क्या? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। किसकी? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। अब बात करी जाए, आप लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये 29 एंड 30 तो ठीक है आपने पढ़ाया, और 32 भी पढ़ा रहे हो आप, लेकिन 31 आर्टिकल नंबर कहाँ गया? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल नंबर 31 में कवर था, राइट टू प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने जो है रिमूव कर दिया था। तो गवर्नमेंट ने या फिर पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आर्टिकल नंबर 31 को रिमूव कर दिया गया था। और इसी वजह से अब हमें जो है सीधा पढ़ना है आर्टिकल नंबर 32। आगे हम देखेंगे कि अमेंडमेंट से कुछ नए आर्टिकल्स भी ऐड करे गए थे, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन आगे के लेक्चर में। अभी हमें सीधा पढ़ना है आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 समझने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों को बहुत जल्दी समझ आ जाएगा आर्टिकल नंबर 32। आप इमेजिन करिए कि आप लोगों को मैंने एक साइकिल गिफ्ट करी। ये साइकिल है, ठीक है। और साइकिल गिफ्ट करने के बाद मैंने बोला कि आपको एक रेस पूरी करनी है, एक रेस में पार्टिसिपेट करना है। अब ये साइकिल में सारे फीचर्स हैं। इसमें बहुत अच्छे व्हील्स लगे हुए हैं, एक अच्छा सा कैरियर लगा है, एक अच्छी सी सीट लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट भी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे पैडल नहीं दिए मैंने आपको। क्या नहीं दिए? पैडल्स नहीं दिए आपको साइकिल में। क्या पॉसिबल है कि आप लोग ये साइकिल चला पाओगे? नहीं। क्या पॉसिबल है कि आप लोग ये रेस जीत पाओगे? नहीं। तो क्या ये साइकिल किसी काम की है? ऑफ कोर्स नहीं। इसी तरह से आप फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स को रिलेट करिए किससे? इसी तरह इस साइकिल से आप फंडामेंटल राइट्स को रिलेट करिए। अगर फंडामेंटल राइट्स किसी भी इंडिविजुअल को मिलते हैं, लेकिन अगर वो खुद से ही प्रोटेक्टेड नहीं है, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड ही नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे फंडामेंटल राइट्स का? कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स छीन ले किसी भी तरीके से, किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन के जरिए गवर्नमेंट जो है फंडामेंटल राइट्स आपके छीन ले, तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स का क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आए और आपको जो है मारना चालू कर दे, राइट टू स्पीच आपका छीन ले, राइट टू असेंबल आपका छीन ले, सबको समझ आ रहा है? राइट टू इक्वालिटी आपका छीन ले, तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स का क्या फायदा? ऐसे फंडामेंटल राइट्स का कोई फायदा नहीं है अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है। ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उन्होंने इस चीज का ख्याल रखा और उन्होंने ऐड करा आर्टिकल नंबर 32, जो कि कहता है कि हर इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। किसका? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये आर्टिकल नंबर 32 कहता है कि भाई आर्टिकल 32 कॉन्फर्स द राइट टू रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीव्ड पर्सन। यानी हर इंडिविजुअल का जो है इन्फोर्समेंट होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स का। किसका? इन्फोर्समेंट होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स का। यानी अदर वर्ड्स में अगर बात करी जाए, राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड, यानी जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जो बात है, वो खुद क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। दिस कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 32। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा। और किसके पास ये जिम्मेदारी है हर इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की? वो है सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके? सुप्रीम कोर्ट के पास। जो बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे, आप सबको पता होगा। तो बी आर अम्बेडकर ने जो कहा था कि भाई आर्टिकल 32 जो है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और इन्होंने कहा था इस आर्टिकल को कि इस आर्टिकल के बिना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो जाएगा? नलिटी हो जाएगा या नलीफाई हो जाएगा। ये जो आर्टिकल नंबर 32 है, ये सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या है? सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। और ये क्या है? पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हर्ट है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। यानी इस लाइन से आपको इतना समझ आना चाहिए दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल नंबर 32। कुल मिला के सही बात है ये। अगर आप लोगों के राइट्स अगर छीन लेता है कोई भी, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई कंपनी, कोई कह सकते हो गवर्नमेंट एजेंसी, या फिर सीधा सीधा कोई पुलिस ऑफिसर आता है और आपके राइट्स अगर फंडामेंटल राइट्स छीन लेता है, तो आपके पास इसकी रेमेडी या फिर कह सकते हो इसका उपाय तो होना चाहिए कि भाई आप कहीं कहीं पर जाएं और आपको आपके फंडामेंटल राइट्स वापस से मिले। तो कहाँ जा सकता है हर इंडिविजुअल अपने फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए? वो है सुप्रीम कोर्ट। आई होप सबको समझ आ गया होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आर्टिकल नंबर 32 है वो क्या है? बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? बेसिक फीचर ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए भी आर्टिकल 32 को नलिफाई या एब्रोगेट नहीं करा जा सकता। सबको समझ आ रहा होगा, यानी पार्लियामेंट आर्टिकल 32 नहीं छीन सकता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए भी। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो आर्टिकल 32 में जो है टोटल हमें 4 प्रोविजन पढ़ने, एक बार देख लेते हैं व्हाट आर द 4 प्रोविजंस जो कि आर्टिकल नंबर 32 में होते हैं। सो इसमें सबसे जो पहला पार्ट है वो है कि भाई राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज गारंटीड, यानी हर इंडिविजुअल जो है अपना कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है इन्फोर्समेंट करवाने के लिए अपने फंडामेंटल राइट्स जो है इन्फोर्स कराने के लिए हर इंडिविजुअल जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और जो ये वाली जो मैंने लाइन बोली है या फिर ये जो वाला फंक्शन है, दैट इज एवरी इंडिविजुअल कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट, ये क्या है, गारंटीड है, यानी सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। ये सबको समझ आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्शन है क्या इशू करने की, डायरेक्शन इशू करने की, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है क्या इशू करने की, डायरेक्शन इशू करने की, ऑर्डर्स इशू करने की और रिट्स इशू करने की, जब बात होती है इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास फुल पावर है क्या इशू करने की। आप इस तरह से याद करना, डो, दैट इज डायरेक्शन, ऑर्डर या फिर रिट्स। तो सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्शन, ऑर्डर या फिर रिट्स इशू कर सकता है ताकि इन्फोर्स कराए जाए, ताकि लागू करवाए जा सके हर इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स। और रिट्स जो है सारी तरीकों की, रिट्स जो है सारे तरीकों की जो है सारे टाइप्स की रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट लागू कर सकती है। वो मैं आप लोगों को डिटेल में कराऊंगा, जिसमें क्या है हेबियस कॉर्पस आपकी रिट होती है। अब कंफ्यूज मत होना, डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है, बहुत आसान है लेकिन बहुत ज्यादा इजी है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी एंड को वारंटो। तो ये हमें एक बार पढ़नी है, ये मैं आगे पढ़ा दूंगा, बट अभी इतना समझिए कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट जो है इन्फोर्स कराने के लिए डो को इशू कर सकती है, डो को यानी डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स को इशू कर सकती है। इसी तरह से पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी और कोर्ट को ये पावर दे दे सुप्रीम कोर्ट के अलावा, यानी सुप्रीम कोर्ट की पावर तो रहेगी उसके पास, लेकिन पार्लियामेंट कह सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर आ जाए, सबको समझ आ रहा होगा, किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास पावर आ जाए किसकी, डो की, दैट इज डायरेक्शन इशू करने की या फिर ऑर्डर इशू करने की या फिर रिट्स इशू करने की, डायरेक्शन, ऑर्डर या फिर रिट्स इशू करने की, जब बात किस चीज की हो, इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आई होप सबको समझ आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे जो एनी अदर कोर्ट मैंने यहाँ पे बोला है, इसमें जो है हाई कोर्ट जो है इंक्लूडेड नहीं है। इसमें जो मैंने एनी अदर कोर्ट बोला है, इसमें हाई कोर्ट इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट्स इशू करने की पावर है अंडर आर्टिकल 226, अंडर आर्टिकल 226। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा पार्लियामेंट बाकी कोर्ट्स को भी डो इशू करने की पावर दे सकता है। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहां तक। फिर फोर्थ पॉइंट की बात करी जाए, सो द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट शॉल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कहने का मतलब यह है कि जो राइट है आर्टिकल नंबर 32 का, जो राइट है कि भाई सीधा इंसान जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, उसको सस्पेंड नहीं करवाया जा सकता, सिर्फ एक्सेप्ट यानी सिर्फ ऐसे मामलों में उसको जो है सस्पेंड करा जा सकता है जब जो चीज जो जो रीजंस है, जो सिचुएशंस है, किसमें मेंशन्ड हो, कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड हो। तो यानी अगर आर्टिकल 32 का जो ये वाला पॉइंट है, दैट इज राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, इसको सिर्फ एक ही कंडीशन में जो है इसको सस्पेंड करा जा सकता है, और वो कंडीशन कहाँ मेंशन होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होनी चाहिए। इसी वजह से आर्टिकल नंबर 359 में जो है नेशनल इमरजेंसी की बात करी गई है, और नेशनल इमरजेंसी में जो है राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट जो है सस्पेंड करा जा सकता है, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट जो है सस्पेंड करा जा सकता है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो ये थे टोटल 4 पॉइंट्स जो कि आर्टिकल नंबर 32 में कंटेन्ड है। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि भाई सारी की सारी ताकत किसके पास आ गई है, हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास है। कौन हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो है सुप्रीम कोर्ट। कौन है फंडामेंटल राइट्स का रखवाला, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सबको समझ आ रहा होगा। सो सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला गया है, इसको बोला गया है सुप्रीम कोर्ट को डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, उसको मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को बोला गया डिफेंडर या फिर गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो वो कौन है, वो है सुप्रीम कोर्ट।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल और वाइड पावर्स है इस पर्पस के लिए, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, ओरिजिनल और वाइड पावर्स। अब ओरिजिनल पावर का मतलब क्या है? ओरिजिनल का मतलब यह है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, यानी अगर किसी इंसान का फंडामेंटल राइट्स जो है उसको नुकसान पहुंचा है या फंडामेंटल राइट छीना गया है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। यानी किसके मतलब कैसे जा सकता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, नॉट नेसेसरली बाय वे ऑफ अपील, नॉट नेसेसरली बाय वे ऑफ अपील। आप लोगों को सभी को पता होगा कि अगर नॉर्मल केस है किसी भी इंडिविजुअल का, तो पहले उसको लोअर कोर्ट्स में जाना होता है, फिर उसको हाई कोर्ट में जाना होता है। अगर लोअर कोर्ट का उसे जो है रूलिंग पसंद नहीं है, जजमेंट पसंद नहीं है, तो वो अपील डालता है हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट की रूलिंग उसे पसंद नहीं आई, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में इंडिविजुअल जाता है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट जो है किसी भी इंसान का जो है एब्रोगेट कर दिया जाए, छीन लिया जाए, तब क्या होता है? तब जो इंडिविजुअल है वो सीधा कहाँ जा सकता है? तब वो इंडिविजुअल सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की ये फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने की जो पावर है वो है ओरिजिनल, और साथ में वाइड पावर्स है। क्या है? वाइड पावर है। सबको समझ आ रहा है? तो इस वाइड पावर का मतलब क्यों, मतलब वाइड क्यों बोला है इस पावर को? यानी डायरेक्शन भी इशू कर सकता है जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑर्डर्स भी इशू कर सकता है, लेकिन रिट्स भी इशू कर सकता है। क्या इशू करता है? रिट्स भी इशू कर सकता है, वो भी ऑल काइंड्स ऑफ रिट्स, ऑल काइंड्स ऑफ रिट्स। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। इसी वजह से इतनी सारी चीजें जो है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकता है, इशू कर सकता है। तो इसलिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को इसको वाइड बोला गया है। ओरिजिनल का मतलब समझ आ गया कि इस बंदा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वाइड का मतलब क्या है? DOW इशू कर सकते हैं जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सबको समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है, ओनली फंडामेंटल राइट जो है कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32। जो फंडामेंटल राइट्स है वही सिर्फ आर्टिकल 32 में इन्फोर्स करा जा सकता है, ना कि कोई दूसरा राइट। कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल का कोई फंडामेंटल राइट के अलावा कोई दूसरा राइट जो है इन्फ्रिंज हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू वोट, राइट टू वोट इन्फ्रिंज हो जाए। राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। सो राइट टू वोट अगर किसी का छीन लिया जाए या फिर कुछ इशू आ जाए उसमें, तो अब ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है। तो अगर इसमें जो है अगर कोई इंसान यूज करना चाहता है आर्टिकल 32 को, तो वो यूज नहीं कर सकता, बिकॉज राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो सिर्फ आर्टिकल 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स को ही प्रोटेक्ट कर सकती है। ऑफ कोर्स राइट टू वोट को भी प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन उस केस में जो जिस इंसान का जो है राइट टू वोट जो है अफेक्ट करा गया है, पहले उसे लोअर कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है, यानी बाय वे ऑफ अपील, बाय वे ऑफ अपील। आई होप सबको इतना समझ आना चाहिए, काफी मैं बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा क्वेश्चन डील नहीं कर सकती जिसमें फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व नहीं है। सेम चीज जो मैंने अभी बताया आपको। और आर्टिकल 32 कैन नॉट बी इन्वोक्ड सिंपली टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और अ लेजिस्लेशन अनलेस इट इज डायरेक्टली इन्फ्रिंजेस एनी फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 32 को जो है सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट यूज नहीं कर सकता। सिर्फ तब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 को यूज कर सकता है जब जो है किसी भी फंडामेंटल राइट्स पे अफेक्ट पड़े। सेम वही जो केस मैंने अभी आपको बताया। और फिर लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल नंबर 32 का, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने की, वो ओरिजिनल तो है, यानी इंडिविजुअल डायरेक्ट तो जा सकता है, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। यानी अगर किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज होता है, किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को छीना जाता है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन उसके पास जो कह सकते हो ऑप्शन है, वो हाई कोर्ट पे जाने का भी ऑप्शन है, या लोअर कोर्ट्स पे भी जाने का ऑप्शन है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने का, वो ओरिजिनल तो है, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो इंडिविजुअल है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, वो लोअर कोर्ट्स भी जा सकता है। और हाई कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट के पास पावर है किसी भी इंडिविजुअल को के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने का या रिट्स को इशू करने का अंडर आर्टिकल 226। सबको समझ आ रहा होगा? तो एक बार ये पढ़ लेंगे, बट अभी एक बार देख लेते हैं
रिट्स देखने हैं, जो सबसे ज्यादा आप लोगों को आएगा इस कंफ्यूजन कर रहा होगा अभी तक कि भाई मैंने इतनी बार ये वर्ड्स यूज कर दिए, रिट्स रिट्स रिट्स, बट ये होता क्या है। सो रिट्स की अगर मैं बात करूं, सो सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 जो है पावर है क्या इशू करने की, रिट्स, रिट्स इशू करने की पावर है। और रिट्स जो है टोटल हमारी 5 टाइप की है जो कि हमें पढ़नी है। हैबियस कॉर्पस सबसे पहली रिट्स है, फिर मैंडेमस मैंडेमस है सबसे पहली रिट्स, फिर सेकंड जो रिट्स है वो मैंडेमस है, थर्ड क्या है प्रोहिबिशन, फिर फोर्थ क्या है सर्शियोरारी, एंड फिफ्थ क्या है क्वो वारंटो। यहाँ पे क्यू यू ओ है, क्वो वारंटो जो है फिफ्थ रिट है। सबको समझ आ रहा होगा। फिर पार्लियामेंट जो है किसी और कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तो ऑलरेडी रिट्स इशू करने की पावर है, पार्लियामेंट जो है किसी और कोर्ट को भी रिट्स इशू करने की पावर जो है दे सकता है। लेकिन अभी तक पार्लियामेंट ने ऐसी किसी भी कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को रिट्स इशू करने की पावर अभी तक नहीं दी है। तो अभी तक मतलब इंडिया में अगर बात करी जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है रिट्स इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो एक बार ये सारी रिट्स समझते हैं। तो रिट्स जो है कहाँ से बोरो करी गई है, रिट्स जो है बोरो करी गई है इंग्लिश लॉ से। कहाँ से, इंग्लिश लॉ से बोरो करी गई है। और वहां पे कह सकते हो ब्रिटेन में इसे किस नाम से जाना जाता है, इसको नाम जाना जाता है प्रेरोगेटिव रिट्स। और इनको प्रेरोगेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको किंग से रिलेटेड माना जाता है। किससे किससे रिलेटेड माना जाता है, किंग से रिलेटेड माना जाता है। जिसको ब्रिटेन में या फिर कह सकते हो इंग्लैंड में किस नाम से जाना जाता है किंग को, कि जो किंग है वो क्या है, फाउंटेन ऑफ जस्टिस। किंग किंग क्या है, फाउंटेन ऑफ जस्टिस या फिर सोर्स ऑफ जस्टिस। तो सबको समझ आ रहा होगा। तो वहां पे जो है कुल मिला के बस आपको इतना समझना है कि ये बोरो करा गया है रिट्स जो है, और कहाँ से, इंग्लिश लॉ से रिट्स को जो है बोरो करा गया है। ये सबको समझ आना चाहिए, आई होप सो। तो अभी हमने इतना देखा कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जो है रिट्स को इशू कर सकते हैं। हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड सॉरी सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 जो है रिट्स को इशू कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है यहाँ पे, जहाँ यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट जो है जो इशू कर सकता है रिट्स ओनली इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट जो है इशू जो है रिट्स कर सकता है जब बात करी जाती है फंडामेंटल राइट्स की। अगर किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ तभी, ओनली इन दैट केस जो है आर्टिकल नंबर 32 से को यूज करके सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है। लेकिन हाई कोर्ट, लेकिन अगर बात करी जाए हाई कोर्ट की, वो किसी भी मैटर में, यानी फंडामेंटल राइट्स का मैटर हो चाहे कोई और पर्पस हो, वहां पे जो है हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है। वहां पे हाई कोर्ट जो है रिट्स इशू कर सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो कम है या फिर नैरोअर है। आप लिख लेना इसे, द writ jurisdiction of the Supreme Court is narrower than the writ jurisdiction of the High Court। यहां तक सबको समझ आ गया होगा, आई होप सो। फिर सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इशू कर सकता है रिट पर किसी पर्सन के अगेंस्ट या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट तो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया के जो रूलिंग्स है, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स है वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में काम कर सकती है। इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है या करता है किसी पर्सन के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो वैलिड रहती है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन जो हाई कोर्ट्स जो रिट्स इशू करता है उसका जो है पर्टिकुलर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है। उसका क्या होता है, पर्टिकुलर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है। और वो भी ज्यूरिसडिक्शन कहां तक, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो उस टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में। यानी कहने का मतलब ये है कि हर हाई कोर्ट एक पर्टिकुलर रीजन तक अपना ज्यूरिसडिक्शन रखती है। सबको समझ आ रहा है, अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट्स में होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो तो पूरे इंडिया में फैला हुआ है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है वो पूरे इंडिया के लिए वैलिड होगी। लेकिन जो हाई कोर्ट रिट्स इशू करता है वो सिर्फ अपने टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन तक इशू हाई कोर्ट कर सकता है। यहां तक सबको समझ आ गया होगा। फिर बात करी जाए, आर्टिकल 32 जो है वो खुद क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कह सकते हो ऑप्शन नहीं है कि वो किसी भी इंसान को बोले कि भाई हम रिट्स इशू नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी इंसान को जो है रिफ्यूज नहीं कर सकती कि भाई हम रिट्स इशू नहीं कर सकते या आपकी 30 आर्टिकल 32 में मदद नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 खुद क्या है? फंडामेंटल राइट है, जो कि क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है। किसमें आता है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है, उसको तो सिर्फ नॉर्मल 226 आर्टिकल, क्या आर्टिकल नंबर 226 फंडामेंटल राइट है? नहीं, इट इज नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन राइट। सो आर्टिकल 226 जो है एक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो यानी हाई कोर्ट जो है रिफ्यूज कर सकती है कि भाई हमें जो है रिट्स इशू करने की जरूरत नहीं लग रही है, तो हम नहीं करते इशू। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इसी वजह से, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को, इसी वजह से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को डिफेंडर और गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोला गया है। क्या बोला गया है? डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको ये समझाया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास भी रिट्स इशू करने की पावर है, हाई कोर्ट के पास भी रिट्स इशू करने की पावर है। सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226। डिफरेंस मैंने बता दिया कि भाई रिट्स दोनों ही इशू कर सकते हैं, लेकिन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस आप लोगों को आई होप सबको समझ आया होगा। अब सीधा क्या है? जंप करते हैं कहाँ पे? हमारी जो डिफरेंट रिट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली जो रिट्स है, जो सबसे पहली रिट है वो क्या है? हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस आप लोगों ने सबने देखा होगा, कॉर्प्स कहते हैं, ठीक है? जो डेड बॉडीज होती हैं उसको क्या कॉर्प्स बोला जाता है, आई गेस। ठीक है, तो कॉर्पस का मतलब ही बेसिकली, हेबियस कॉर्पस का मतलब ही क्या होता है? टू हैव द बॉडी। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी, आई गेस ये लैटिन वर्ड है। तो ये लैटिन वर्ड है हेबियस कॉर्पस, और इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, यानी किसी की बॉडी मंगाई जा रही है। अब देखते हैं कि भाई किस इंसान की बॉडी। तो इमेजिन करिए कि भाई एक ऑफिसर है जिसने किसी को कस्टडी में लिया हुआ है, किसी इंडिविजुअल को जो है कस्टडी में लिया हुआ है। यहाँ पे देखो ये इमेज है, मैंने नेट से निकाली है, करियर लॉन्चर की वेबसाइट पे प्रेजेंट है ये इमेज। सो क्रेडिट उनको जाता है, मैं इस चीज की क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन आपको समझा देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जज बैठा हुआ है, यहाँ पे ये इंडिविजुअल है, ठीक है? और यहाँ पे जो है एक वकील कह रहा है कि योर ऑनर, मेरा जो क्लाइंट है उसको डिटेन कर लिया गया है इलीगली, मेरा जो क्लाइंट है उसको इलीगली डिटेन कर दिया गया है, यानी अरेस्ट कर लिया गया है, और वो जेल में बंद है। और जो वकील है वो कह रहा है कि मैं अब जो है उस इंडिविजुअल की बॉडी जो है वापस मंगाना चाहता हूँ, यानी कुल मिला के उस इंडिविजुअल को मैं चाहता हूँ कि वो बाहर है। और आप इसकी क्या चेक करिए? कॉज और लीगैलिटी चेक करिए इस डिटेंशन की। ये जो मेरे इंसान को डिटेन करा गया है, या फिर मेरे जो क्लाइंट है उसको डिटेन करा गया है, आप उसकी क्या चेक करिए? कॉज एंड लीगैलिटी। तो अगर जज जो है कॉज और लीगैलिटी चेक करता है, और वो देखता है कि भाई इस इंसान को तो इलीगली अरेस्ट करा हुआ है, इस इंसान को तो जो है जबरदस्ती जेल में डाला हुआ है, तो जो है जज बोलेगा ठीक है भाई हम आपको फ्री छोड़ देते हैं आपके क्लाइंट को। तो अब क्या है? जज को ऑर्डर देना पड़ेगा ना पहले पुलिस को, कि भाई आप उस बंदे को प्रेजेंट करिए हमारे आगे। सो ये क्या है? टू हैव द बॉडी, इसका मतलब क्या है? टू हैव द बॉडी। तो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी जो है वो जजमेंट यूज करी, या फिर रिट यूज करी? दैट इज हेबियस कॉर्पस। तो ये जो है, जो हेबियस कॉर्पस जो रिट है, वो क्या कर रही है? वो बुलवर्क की तरह काम कर रही है ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। अब अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन, यानी अगर कोई मनमानी करता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर और किसी को अरेस्ट कर लेता है, अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर लेता है, किसी इनोसेंट को अरेस्ट कर लेता है, तो जज जो है रिट यूज करके, हेबियस कॉर्पस यूज करके बोल सकता है कि भाई आप उसको प्रेजेंट करिए, आप जो है जिसको आपने अरेस्ट करा उसको प्रेजेंट करिए हमारे आगे, हम उसकी कॉज और लीगैलिटी चेक करेंगे। और ये जो प्रेजेंट करने का ऑर्डर है, टू हैव द बॉडी का जो ऑर्डर है, इसको क्या बोला जाता है? हेबियस कॉर्पस। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा ये वाला केस। तो ये था हमारा हेबियस कॉर्पस। फिर नेक्स्ट जो हमारी आती है इसमें रिट, वो है मेंडेमस। क्या है? मेंडेमस। तो मेंडेमस में जो है, बस आप इस वाले पार्ट पे ध्यान दीजिए, दैट इज मैंड या फिर कमांड। ठीक है, अब मैंड जो है कहाँ से वर्ड आया है? कमांड। सबको समझ आ रहा होगा। इसका लिटरल मीनिंग भी क्या होता है? वी कमांड। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? वी कमांड। इसमें जो है, जो कोर्ट होती है वो इशू करती है किसको? एक पब्लिक ऑफिशियल को। किसको इशू करती है? पब्लिक ऑफिशियल को इशू करती है कि भाई आप जो ड्यूटी कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटी करने में फेल हो गए हो, आप अपनी ड्यूटी करने में फेल हो गए हो, या फिर आप अपनी ड्यूटी जो है ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे, या सीधा आपने रिफ्यूज कर दिया है, तो प्लीज अपनी ड्यूटी जो है अच्छे से करिए, अपना काम ढंग से करिए। सबको समझ आ रहा होगा। तो ये जो है मैंड जो है, मतलब इसको आपको याद करने का तरीका मैंने बताया है। हेबियस कॉर्पस में तो समझ आ गया होगा, जो वर्ड कॉर्प्स है, ठीक है, कॉर्प्स है, या फिर जैसे भी आपको समझ आए, ठीक है। फिर टू हैव द बॉडी, इस वाले केस में क्या है? मैंडेमस में आपको मैंड याद करना है, जिससे आपका क्या बन जाएगा? कमांड।
सबको समझ आ गया? सो इसमें क्या है, कोर्ट जो है कमांड करता है किसको, या फिर कह सकते हो कोर्ट जो है ऑर्डर देता है किसको, एक पब्लिक ऑफिशियल को, एक पब्लिक ऑफिसर को, और उसको बोलता है कि भाई आप क्या करिए, अपनी ड्यूटी अच्छे से करिए, क्योंकि वो क्या है अपनी ड्यूटी करने में फेल हो गया है, या फिर मना ही कर रहा है कि भाई मैं नहीं करता काम, आप मेरे से नहीं करवा सकते। सबको समझ आ रहा है? So it can be issued against any public body, corporation, inferior court, or tribunal या फिर गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। तो ये सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट नहीं, पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट तो हो ही सकता है ये इशू, मैंडेमस जो है, साथ में पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट यूज हो सकता है, कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट यूज हो सकता है, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होती हैं, इंफीरियर कोर्ट यानी जो लोअर कोर्ट है उसके अगेंस्ट भी यूज हो सकता है, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट भी यूज हो सकता है, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी यूज हो सकता है। सबको समझ आ रहा होगा? अब जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाते हैं, लेकिन जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जो है पुलिस ऑफिसर्स एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई फिर उन्हें वो उस केस में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, उस केस में बहुत बड़ा कह सकते हो इंटरफेरेंस होता है, फिर वो पूरा केस जो है पुलिस को जस्टिफाई करना पड़ता है कोर्ट के आगे। तो एफआईआर करने से जो है जो जो भी पुलिस ऑफिसर्स है वो मना कर देते हैं। सो इसमें कोर्ट जो है इंटरफेयर कर सकता है, और कौन सी जो है यूज कर सकता है रिट को, वो क्या है मैंडेमस। वो कह सकता है पुलिस ऑफिसर को कि भाई आप जाके इसके एफआईआर लिखे, क्योंकि आपका काम है ये, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी प्रॉपरली। आई होप सबको समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, मैंडेमस। सो मैंडेमस जो है कैन नॉट बी इशूड, जो मैंडेमस है वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई प्राइवेट बॉडी या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है उसके अगेंस्ट मैंडेमस यूज नहीं हो सकता। सबको समझ आ रहा होगा? इसी तरह से कोई ऐसा डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है जिसमें स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है, जिसमें क्या है, स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि लॉ के जरिए बनाई जाती है, कोई भी ऐसा रूल्स रेगुलेशंस जो कि लॉ के जरिए बनाई जाती है। और लॉ क्या होता है, जो पार्लियामेंट पास करता है। लॉ क्या होता है, जो पार्लियामेंट पास करता है। सबको समझ आ रहा होगा? सो ऐसा कोई भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन या फिर रूल्स या फिर रेगुलेशन जो कि लॉ द्वारा सपोर्टेड नहीं है, जो कि किसी भी लॉ में नहीं लिखा हुआ, किसी भी लॉ में नहीं लिखा हुआ, तो उसमें जो है मैंडेमस को यूज नहीं कर सकती कोर्ट। उसमें जो है कोर्ट जो है किसी पब्लिक ऑफिशियल को नहीं बोल सकती कि भाई आप ऐसी कोई ड्यूटी करिए। सबको समझ आ रहा है? जो कि लॉ में मेंशनड ही नहीं हो। फिर इसी तरह से जब ड्यूटी जो है डिस्क्रिशनरी हो, मैंडेटरी ना हो, जब ड्यूटी जो है डिस्क्रिशनरी हो, मैंडेटरी ना हो, तब मैंडेमस जो है यूज नहीं हो सकता। तब मैंडेमस जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट यूज नहीं कर सकती। सबको समझ आ रहा होगा? तो इसी तरह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, वहां पे जो है सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस यूज नहीं कर सकती। इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नर्स के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकती। इसी तरह से जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है जो कि अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट भी मैंडेमस को इशू नहीं कराया जा सकता। सबको समझ आ रहा है? तो किस किस केस में मैंडेमस को इशू नहीं कराया जा सकता वो मैंने यहाँ लिखा है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। सबको समझ आ रहा होगा, आई होप सो। इसी तरह से जो हेबियस कॉर्पस था वो सिर्फ किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है, वो सिर्फ इशू हो सकता है पब्लिक अथॉरिटीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। किसके? पब्लिक अथॉरिटीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल भी किसी को अरेस्ट करके या अगवा करके रख सकता है। सबको समझ आ गया होगा? सो ये बात होगी हेबियस कॉर्पस की। मैंडेमस भी पढ़ लिया हमने। फिर नो जो नेक्स्ट है वो क्या है, प्रोहिबिशन। नेक्स्ट क्या है, प्रोहिबिशन। ये बहुत आसान है। प्रोहिबिट यानी, प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, फोरबिड। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, फोरबिड, टू फॉरबिड। इसमें क्या होता है, एक लोअर कोर्ट होती है और दूसरी कोर्ट क्या होती है, हायर कोर्ट। ऑफ कोर्स हायर कोर्ट या तो हाई कोर्ट हो सकती है या सुप्रीम कोर्ट हो सकती है। सबको समझ आ रहा है? लोअर कोर्ट कोई भी कोर्ट जो कि एक पर्टिकुलर कोर्ट से छोटी है। तो जो हाई कोर्ट का जज है, जो हाई कोर्ट का जज है वो प्रोहिबिशन को यूज कर सकता है। कब, किस केस में? जब जो है, जो लोअर कोर्ट है, जब वो अपना ज्यूरिसडिक्शन ढंग से काम नहीं कर रही होती, जब वो अपना ज्यूरिसडिक्शन जो है ढंग से यूज नहीं कर रही होती और अपनी ज्यूरिसडिक्शन से ज्यादा पावर यूज कर लेती है कोई भी लोअर कोर्ट। आई होप सबको समझ आ रहा होगा? तो उस केस में क्या है, प्रोहिबिशन यूज होता है। उस केस में क्या है, प्रोहिबिशन यूज हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक केस है कि भाई यहाँ पे एक इंडिविजुअल है और यहाँ पे जो है, जो लोअर कोर्ट का जज है उसने कोई जजमेंट सुना दी है, बाय लिसनिंग टू ऑल द फैक्ट्स द आर्ग्यूमेंट्स डैश डैश डैश, कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स करके जो लोअर कोर्ट है उसने जो है कोई जजमेंट सुना दी है। और जैसे ही इस जजमेंट को जो है हाई कोर्ट देखता है या फिर हायर कोर्ट
लोअर कोर्ट से जो बड़ा कोई भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है, तो उसमें जो हायर कोर्ट का जो जज है वो कह सकता है कि भाई ओ लोअर कोर्ट, ठीक है, वी फॉरबुड यू फ्रॉम डिसाइडिंग एनीथिंग ऑन दिस मैटर। तो हम आपको सीधा क्या कर रहे हैं, हम आपके ऊपर प्रोहिबिशन लगा रहे हैं। अब आप इस जजमेंट या फिर इस केस में आप अपनी जुरिस्डिक्शन नहीं रख सकते। अब ये केस जो है सीधा किसके पास आ जाता है, हमारे पास आ जाता है। सबको समझ आ रहा होगा। सो इसको जो है सिर्फ इशू करा जा सकता है जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के ऊपर, जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के ऊपर। क्वासी जुडिशियल जैसे कि ट्रिब्यूनल्स हो गए, क्वासी क्वासी जुडिशियल्स क्या हो गए, जैसे कि ट्रिब्यूनल्स। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या किसी पब्लिक ऑफिसर की बात करी जा रही है, यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर की बात नहीं करी जा रही। यहाँ पे बात करी जा रही है या तो जुडिशियल यानी कोर्ट्स हो गई, लोअर कोर्ट्स हो गई, या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज जैसे कि ट्रिब्यूनल्स। सबको समझ आ गया होगा प्रोहिबिशन का मतलब। सो इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर, यानी हायर टू प्रिवेंट द लेटर यानी लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। सबको समझ आ रहा होगा। यानी जब जब कोई भी लोअर कोर्ट ऐसा कुछ ऐसे किसी केस पे काम कर रही हो या फिर ऐसी कोई जजमेंट सुना दे जिसकी पावर उसके पास है ही नहीं, जिसका ज्यूरिसडिक्शन उसके पास है ही नहीं, तो जो हायर कोर्ट है वो उसे रोक सकता है। उसे बोल सकता है कि भाई आप रुक जाइए, आप थांबा थांबा, ठीक है, आप इस केस में जो है जजमेंट मत दीजिए क्योंकि ये आपके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। सबको समझ आ रहा होगा। तो इसमें यहाँ पे क्या यूज हुआ, प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन तो काफी आसान था। प्रोहिबिट वर्ड तो आप यूज भी करते हैं, अगर कोई भी ऐसे लिखते हैं या कुछ भी आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं वहां पे प्रोहिबिशन तो यूज होता ही होगा। सो प्रोहिबिशन आप लोगों को समझ आना चाहिए। इसको प्रोहिबिशन को जो है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है सिर्फ जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज या बॉडीज के ऊपर ही यूज हो सकता है। किसी लेजिस्लेटिव बॉडी के ऊपर ये जो है यूज नहीं हो सकता प्रोहिबिशन, या प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट भी ये प्रोहिबिशन यूज नहीं हो सकता। प्लीज ये चीज याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जा सकती है कि भाई किसके अगेंस्ट ये यूज हो सकता है। कोई भी रिट आपको दे दी जाएगी, फिर बोला जाएगा दैट इट कैन बी, इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट, या फिर इट इज अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज या प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर बात करी जाए सर्शियोरारी, क्या है सर्शियोरारी। अब सर्शियोरारी क्या है, अब इससे आप याद रखिएगा सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट से क्या याद रहता है आपको, क्या 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 याद रहना चाहिए, दैट इज सर्टिफाइड। तो सर्शियोरारी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड। इसको जो है सेम हायर कोर्ट इशू करता है किसी लोअर कोर्ट को, इसको इशू करता है हायर कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को, ठीक है, या किसी ट्रिब्यूनल को, कि जो भी तुम्हारे पास केस चल रहा है उसको हमारे पास भेज दो, जो भी तुम्हारे पास केस चल रहा है उसको हमारे पास भेज दीजिए। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू क्वैश द ऑर्डर, कि भाई आपने जो ऑर्डर दिया उसको क्वैश यानी खत्म कर दीजिए, ठीक है, और जो है ये जो केस है आप हमारे पास भेज दीजिए। सबको समझ आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि जो हायर कोर्ट है उसको लगता है कि जो ज्यूरिस्डिक्शन है, जो ज्यूरिस्डिक्शन है यहाँ पे जो है ढंग से जो है कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट है वहां पे उसने ज्यूरिस्डिक्शन ढंग से यूज नहीं किया है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, सर्शियोरारी यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे केस लिखा हुआ है कि भाई लोअर कोर्ट कहता है कि भाई इस इंसान को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए, लोअर कोर्ट कहता है इस इंसान को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन हायर कोर्ट जब इस केस को देखता है तो जज कहते हैं कि भाई लोअर कोर्ट, वी वांट दिस केस टू बी ट्रांसफर टू अस, इसको इस केस को हमारे पास भेज दीजिए। आपकी जो जजमेंट है ये इसको हम खारिज करते हैं, आपकी इस जजमेंट को हम क्या करते हैं, खारिज करते हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो जस्ट लाइक प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन की तरह सर्शियोरारी जो है एक ज्यूरिसडिक्शनल जो है रिट है। यानी अभी तक जो हमने दो रिट पढ़ी, इससे पहले प्रोहिबिशन पढ़ी, वो सिर्फ कोर्ट्स के अगेंस्ट यूज हो सकती थी, कोर्ट्स या फिर ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट यूज हो सकती थी। इसी तरह से सर्शियोरारी भी जो है कोर्ट्स या फिर ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट यूज हो सकती है। सबको समझ आ रहा है। और एक चीज आप याद रखिएगा कि जो सर्शियोरारी है वो कब यूज करी जाती है, इट इज पास्ड आफ्टर द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड फॉर क्वेश्चनिंग द सेम। यानी जब लोअर कोर्ट जो है, जब लोअर कोर्ट जो है क्या करती है, जब लोअर कोर्ट जो है जजमेंट पास कर देती है तब जाके इसमें हायर कोर्ट जो है इंटरफेयर करता है सर्शियोरारी में। और प्रोहिबिशन में क्या होता है, प्रोहिबिशन में जब केस चल रहा होता है, प्रोहिबिशन में जब केस रनिंग होता है तब जाके हायर कोर्ट इंटरफेयर करता है। लेकिन सर्शियोरारी में क्या है, हायर कोर्ट जो है जजमेंट पास होने के बाद जो है इसमें इंटरफेयर करता है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा।
सो दिस इज सर्शियोरारी। और इसमें भी जो है सिर्फ किसके अगेंस्ट यूज हो सकता है सर्शियोरारी, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट। और यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट नहीं यूज हो सकता सर्शियोरारी, लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकता, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी यूज नहीं हो सकता सर्शियोरारी। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। और जो है कोर्ट कब इशू करता है सर्शियोरारी, जब एक्सेस जुरिस्डिक्शन हो जाए या फिर कम जुरिस्डिक्शन हो, यानी जो है ढंग से जो है जज जो है अपना जुरिस्डिक्शन यूज ना करे या फिर कुछ ज्यादा ही जुरिस्डिक्शन जो है यूज कर दे, तो उस केस में जो है तब हायर कोर्ट इंटरफेयर करता है। या फिर एरर ऑफ लॉ हो जाए, किसी कानून को ही गलत इंटरप्रेट कर दिया जाए, तब जाके हायर कोर्ट जो है इंटरफेयर कर सकता है और सर्शियोरारी लगा सकता है, यानी सर्शियोरारी रिट को यूज कर सकता है। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक जो अभी तक हमने पढ़ा है। फिर नेक्स्ट जो रिट है वो क्या है, क्वो वारंटो। नेक्स्ट जो रिट है वो क्या है, क्वो वारंटो। अब इसमें क्या है, जो जो भी हाई कोर्ट होती है या फिर जो भी कोर्ट होती है, वो किसी पब्लिक ऑफिसर से ये पूछ सकती है, या फिर पब्लिक ऑफिसर वर्ड सही नहीं रहेगा, वो किसी भी ऐसे इंडिविजुअल से पूछ सकती है जिसने जो है पब्लिक ऑफिस में जो है कब्जा करा हुआ है, जिसने पब्लिक ऑफिस में क्या क्या करा हुआ है, कब्जा करा हुआ है। सबको समझ आ रहा होगा। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, क्यों वारंटो को, कि भाई क्यों, आप कैसे याद रखिए इसे अपनी ट्रिक बना के, क्यों। अब क्यों कैसा है, मतलब क्या भाई, भाई आप क्यों बैठे हो इस ऑफिस में, इस तरह से आप याद रखिएगा तो आपको क्यों वारंटो जो है याद रहेगा। और वो क्यों वारंटो का जो है मीनिंग क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी हाई कोर्ट या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूछ रहा है भाई किस अथॉरिटी से बैठे हो आप इस पब्लिक ऑफिस में, किस अथॉरिटी से बैठे हो, आप अपनी क्वालिफिकेशन दिखाइए। आप दिखाइए कि भैया आपने एग्जाम क्लियर करा भी है या नहीं करा, तो आप प्रूव करिए कि आप इस पब्लिक ऑफिस में जो बैठे हो वो लीगली बैठे हो या फिर नहीं। सबको समझ आ रहा होगा। सो इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, यानी जब कोई भी इंडिविजुअल पब्लिक ऑफिस पे क्लेम करेगी भाई हाँ भाई मैं तो यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, पब्लिक ऑफिसर हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ या कुछ भी, तो उस केस में जो है केस करा जा सकता है अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल, अगर वो इलीगली ये चीज कर रहा हो, अगर वो इलीगली ये चीज कर रहा हो, तो इसमें जो है जो भी कोर्ट है वो क्वो वारंटो को इशू करके पूछ सकती है कि भाई आप किस अथॉरिटी से इस पब्लिक ऑफिस पर कब्जा करके बैठे हुए हो। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ तक आई डोंट थिंक कि किसी को डाउट आया होगा को वारंटो में जो मैंने अभी आपको बताया। सो को वारंटो में जो है कैन ओनली बी इशूड इन दैट केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो को वारंटो जो है सिर्फ ऐसे ऑफिसेज में यूज हो सकती है, ऐसे पब्लिक ऑफिसेज के लिए यूज हो सकती है जो कि परमानेंट कैरेक्टर के हैं, जो कि क्या है, परमानेंट कैरेक्टर के हैं। अब परमानेंट कैरेक्टर कैसे, जिनको स्टैच्यूट यानी किसी कानून द्वारा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया है, जिसको किसी कानून द्वारा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया है, सिर्फ ऐसे ही पब्लिक ऑफिसेस में जो है जो कोर्ट पूछ सकती है कि भाई को वारंटो यूज करना है या नहीं, या फिर किसी भी पब्लिक ऑफिसर से या फिर किसी भी इंडिविजुअल से पूछ सकती है, सिर्फ ऐसे ऐसे ऑफिसेज में जो कि परमानेंट कैरेक्टर के हैं, यानी किसी स्टैच्यूट या किसी लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जिन्हें बनाया गया हो। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। और को वारंटों में सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी एग्रीव्ड पर्सन ही जा सकता है कोर्ट के पास। एग्रीव्ड पर्सन यानी एक ऐसा पर्सन जिसके साथ कुछ कह सकते हो, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, यानी बैठना किसी और को था, बैठ कोई और गया, सिर्फ ऐसा नहीं है। कोई भी लाइक माइंडेड पीपल, कोई भी पब्लिक माइंडेड पीपल, जो पब्लिक माइंडेड पर्सन है या फिर कह सकते हो कि नॉर्मल पर्सन जो है वो सीधा जा सकता है कोर्ट में, नॉट नेसेसरली बाय द एग्रीव्ड पर्सन। सबको समझ आ रहा होगा। यानी एग्रीड पर्सन के अलावा कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ होते हैं एक्टिविस्ट होते हैं, ठीक है, कोई भी कह सकते हो गांव का कोई बंदा है, उसको लगता है कि भाई जो उसके गांव में जो भी ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस है, वहां पे कह सकते हो कि इलीगली बैठा है, तो उसकी मर्जी है, चाहे उसका कुछ नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, तो वो भी जा सकता है सीधा कोर्ट के पास, और कोर्ट इसमें को वारंटो को यूज कर सकती है। सबको समझ आ गया होगा, आई होप सो, को वारंटो। सो अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 33। आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गई होंगी सारी की सारी रेट्स। तो अगर किसी को कोई डाउट है हेबियस कॉर्पस में, मैंडेमस में, ठीक है, और प्रोहिबिशन में या फिर सर्च्योररी या फिर क्वो वारंटो में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जुडिशियल कैरेक्टर की हमारे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास दो हमारे पास थी,
जो रेट्स थी, एक थी प्रोहिबिशन रेट थी और दूसरी क्या थी, सर्शियो रारी। सबको समझ आ रहा होगा। बाकी हमने रेट्स आपको बता दिए, मैंडेमस दैट इज हेबियस कॉर्पस, एंड लास्ट में क्या था हमारा, को वारंटो। को वारंटो को याद करने का तरीका क्या बताया था भाई, क्यों क्यों बैठे हो आप इस ऑफिस में, सबको समझ आ रहा है। तो जो जो भी इंडिविजुअल बैठा है उसको प्रूव करना होता है कि भाई वो जो है एग्जाम क्लियर करके आया है, वो क्वालिफाइड है। ठीक है, जो जो भी वो कह सकते हो कि जिस भी पोस्ट पे बैठा है वो लीगली उस पोस्ट पे बैठा हुआ है। सो यहाँ तक अभी हम इस लेक्चर को ओवर करते हैं। अगर आप लोगों को डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।